हाँ जी, वेलकम बैक टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। अभी हम लोगों को जो चल रहा है वो पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है सैंपल पेपर की, और उसमें मैंने अभी तक 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। उन 2 लेक्चर्स में क्या हुआ था एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। तो सैंपल पेपर जो पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में? 3 में, जिसमें से थर्ड पार्ट हमारे काम का नहीं है, हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करना। पार्ट फर्स्ट में भी कुछ सेक्शन है, उस सेक्शन में हमारा कितने सेक्शन हो चुके हैं। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट था, जिसमें अगेन वही 1 to 18 क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 15 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आप कोई सी भी अपनी चॉइस से छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने सारे 1 to 18 समझ लिए थे। सेक्शन बी भी हम स्टार्ट कर चुके थे, उसमें भी अगेन 1 to 18 क्वेश्चन है, और उसमें से भी आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी हमारा रनिंग में था, बट उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन होल्ड पे डाल दिए थे, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हमारा काफी लेंथी होता जा रहा था, तो हमने क्या किया था, उसको वहीं पे होल्ड कर दिया। तो कौन कौन से क्वेश्चन बच गए थे? एक तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको होल्ड पे डाला था, वो था क्वेश्चन नंबर 25, और 32 तक उसके बाद हमारे सीक्वेंस से कंप्लीट थे। तो आज हमें 33 to 36 ये अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हैं आपके सेक्शन बी में, पार्ट ए के सेक्शन बी में, और देन आज हम स्टार्ट कर लेंगे सेक्शन सी। और उम्मीद है अगर ज्यादा लेंथी नहीं हुआ तो सेक्शन सी भी आज हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा पार्ट 1 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ही लेते हैं। चलिए जी, तो फोकस है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पर। अभय एंड बालवीन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। नाम बड़ा अजीब सा है ये, बालवीन। ऑन 31 मार्च 2021 फर्म्स नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1,25,000। फर्म का नेट प्रॉफिट है 1,25,000। ठीक है जी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डीड में मेंशन है कि जो पार्टनर्स हैं कौन, अभय एंड बालवीन, उनको क्या देना है, 15,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है रेस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना है, अभय से रुपीज 6,000 और बालवीन से लेना है 4,000 रुपीज। अभय इज ऑल्सो एंटाइटल टू ए कमीशन। जो अभय है उसे कमीशन भी देना है आपको। कितना देना है? 10%। किसके ऊपर? ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था, और ये आपको कैलकुलेशन में आज आप सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा ये क्वेश्चन। कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना ट्रांसफर आप करने में। ठीक है, डायरेक्टली समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे को सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझाना, उसके पीछे का कंसेप्ट भी आप लोगों को बताना है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लेंथी है। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, अभय एंड बालवीन। अभय एंड बालवीन का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। 3:1। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,25,000। नेट प्रॉफिट आपको इन्होंने निकाल दिया। नेट प्रॉफिट कौन सा आएगा? पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट बताया वो इन्होंने बताया 1,25,000 रुपीज का क्या है, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी। डीड में बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 15 एंड 10 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभय का है 15,000, बाल्विन का है 10,000। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर बता रखा है इन्होंने। कैलकुलेटेड है, आपको कैलकुलेट नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फिगर है 6,000 एंड 4,000। 6,000 इससे चार्ज करना है एंड 4,000 रुपीज इससे चार्ज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रहने वाली है। अभय इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आपको कमीशन देना है, और वो कमीशन देना है अभय को 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करने वाले, वही यहाँ पे क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो देखो आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो आपको निकालना होता है, अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आप लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स के सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, सैलरी पार्टनर की, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दिया है, आपने कुछ अमाउंट अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो ये सब हटाने के बाद, और अगर आपने पार्टनर से कुछ चार्ज किया है लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जिस प्रॉफिट को आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1 में, उसे ही हमने क्या नाम दे दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ अगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है मेरे, तो क्या क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस कर देंगे, एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, प्लस हो जाएगा, और उसमें से माइनस होगा अभय का कमीशन, एज कमीशन। ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने आपको बताया 1,25,000, तो नेट प्रॉफिट हमने ले लिया 1,25,000 रुपीज, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 प्लस 10, ये हो गया आपका 25,000, तो 25,000 आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, ये हो जाएगा माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 25,000 रुपीज, प्लस कर देंगे आप क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 प्लस 4,000 हो जाएगा 10,000। अब आपको माइनस करना है अभ्यास कमीशन, जो कि अभी आपके पास कैलकुलेटेड नहीं है, तो माइनस कर देंगे एस कमीशन, ठीक है। अब 125 माइनस 25 किया आपने, ये हो गया 1 लाख, 1 लाख में प्लस कर दिया 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1,10,000, ये आ चुका है 1,10,000 रुपीज। इसमें से क्या माइनस करना है, अभय का कमीशन माइनस करना है, तब जाके आप कहाँ पहुंच पाएंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अभय का जो कमीशन है वो इन्होंने बोला है 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और आपका जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, अगर मैं उसका नाम लूं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए अभी आपको इस प्रॉफिट में से क्या लेस करना है, अभय का कमीशन, तो ना तो आपके पास कमीशन है और ना आपके पास अभी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो एक चीज कोई मिसिंग होती, लाइक आपके पास ए का कमीशन होता, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आप निकाल सकते थे, जितना भी कमीशन होगा 110 में से उतना कमीशन लेस करके नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे पहुंच, तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाता, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास नहीं है, अभय का कमीशन आपके पास नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या अजम्पशन लेंगे, तो सपोज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कब, आफ्टर एज कमीशन, ए को कमीशन देने के बाद, अभय को कमीशन देने के बाद जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो हम मान लेते हैं सपोज 100, ठीक है। अब आप यहां से ए का कमीशन निकाल लीजिए, एज कमीशन, ए का कमीशन के लिए क्या बोला है, अभय को कमीशन के लिए क्या बोला है, जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10%, और अभी हमने नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना अज्यूम कर लिया 100, तो 100 का 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज। आपके पास नेट डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर एज कमीशन आपने अज्यूम किया 100 रुपए है, ए का कमीशन, अब आपने नेट डिविजिबल प्रॉफिट जब आपके पास है, आपने अज्यूम कर लिया है, तो उसका आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, 10%, जो कि आ जाएगा कितना 10। तो अगर मेरे से कोई पूछे बताओ आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन कितना था, तो जाहिर सी बात है, अगर ए को कमीशन देने के बाद मेरे पास 100 रुपए है और कमीशन 10 रुपए है, तो अगर मैंने ए को कमीशन नहीं दिया होता तो मेरा जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, 110 होता, ठीक है। अब देखो
मेरे पास ऑलरेडी 1,10,000 प्रॉफिट है, लेकिन ये 1,10,000 क्या है, बिफोर एज कमीशन। तो यहाँ पर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर एज कमीशन कितना है, 110। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 1,10,000 है ये इक्वल टू 110% है, 110% है। 1,10,000 जो है वो 110%। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1,10,000 जो है वो 110% होता है, तो 100 से डिवाइड। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि ये 100 के 100 हमने सपोज किया था, ये मिसिंग है। हमें फाइंड आउट करना है कि 100 की एक्चुअल प्राइस कितनी है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट है कितना, इधर लेके आ जाइए। तो 1,10,000 अगर 110% है तो 110 से आप डिवाइड करते हैं। 1,10,000 अगर 110% है तो 110 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। 1% की वैल्यू पता चल जाएगी इंटू 100 कर दीजिएगा। जैसे इंटू 100 करेंगे तो आपको 100 की वैल्यू पता चल जाएगी कि 100% वैल्यू कितनी है। ये आ गया आपका 100 की वैल्यू, दैट मीन्स ये है आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर एज कमीशन, एक एक कमीशन के बाद। अब ये एक बार निकल गया तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर ये 1 लाख है तो इसी का तो अभय को कमीशन कितना देने को बोला था, एज कमीशन। उन्होंने बोला था जो भी नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो कि अब आपने कैलकुलेट कर लिया 1 लाख, तो उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल 10%। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है 25th में, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना प्रॉफिट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। तो देखो नेट प्रॉफिट था 1,25,000, उसमें से आईओसी माइनस हो जाता है, आईओडी प्लस हो जाता है, और ए का कमीशन आपको माइनस करना है, जो कि अभी तक आपके पास नहीं था। अब तो आपने पता लगा लिया। तो 1,10,000 में से जैसे मैं ए का कमीशन हटा दूंगा, ए का कमीशन 10,000, और या फिर हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो नेट डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख। तो आंसर तो आपको 1 लाख ही है। तो आप चाहें तो आपके पास रिमेनिंग था 1,10,000, बस उसमें से ए का कमीशन हटाना बाकी था, ए का कमीशन हटा दीजिए। तो प्रॉफिट अब आपके पास कितना बचा है, 1 लाख। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के अकाउंट में आप ट्रांसफर। ठीक है, यही इन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करने वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट समझाना टॉपिक है आपके बुक में भी, आपने पढ़ा होगा जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो एक तो मैनेजर कमीशन टॉपिक पढ़ा होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हम एक फॉर्मूला रट लेते हैं कि बिफोर है तो रेट अपॉन 100 कर दीजिए, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए। ये अपने फॉर्मूला रटा हुआ है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पूरे पीछे का जो लॉजिक है वो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद 26 ऑलरेडी हमारा हो चुका था, लास्ट वीडियो जो बना था उसमें है। 28 हो गया था, 29 हो गया था, 30, 31 कंप्लीट है, 32 भी हो गया था। आज हमें 33 से स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोकस आएगा क्वेश्चन नंबर 33 के। विष्णु लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर ऑफ 10 ईच। विष्णु लिमिटेड ने 20 शेयर क्या कर लिए, फोरफिट कर दिए। आपने कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा होगा एक टॉपिक, फोरफिचर ऑफ शेयर। क्यों फोरफिट होते हैं, क्या लॉजिक होता है, जब कोई शेयर होल्डर अपनी कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता तो हम उसके शेयर क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 20 शेयर फोरफिट हो रहे हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 ईच है। 8 कॉल्ड अप, जिनको नहीं पता कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है मतलब बता देता हूँ। फेस वैल्यू 10 है, लेकिन अभी तक कंपनी ने पब्लिक से जो डिमांड किया है पूरा 10 रुपीज नहीं मांगा है, अभी तक कंपनी ने 8 रुपीज मांगा है।
ये 8 रुपीज में कुछ एप्लीकेशन होगा, कुछ शायद अलॉटमेंट होगा, कुछ फर्स्ट कॉल हो सकता है, लेकिन कंपनी ने अभी सारी इंस्टॉलमेंट डिमांड नहीं की, यानी अभी भी 2 रुपए कंपनी की तरफ से कॉल करने पेंडिंग है, अभी कॉल नहीं की। ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे, उस 8 में से जॉन ने क्या किया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का मिलाकर कंपनी को 5 रुपीज का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, 8 मांगे थे, 5 पेमेंट किया, दैट मीन्स कितना पेमेंट उसने नहीं किया, 3 रुपीज का उसने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इशूड, 20 शेयर आप फोरफिट करके लेके आए। अब जरूरी नहीं है कि आप जब रीइश्यू करेंगे, रीसेल करेंगे, वापस से किसी और को बेचेंगे, तो जरूरी नहीं कि 20 फोरफिट किए तो आप वेट करेंगे कि उसी को हम बेचेंगे जो पूरा 20 खरीदना चाहिए। अभी 15 सेल आउट हो रहे हैं, 15 बेच दी, तो उन 20 में से आपने 15 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए टू पार्कर एज फुली पेड अप। एज फुली पेड अप इसका मतलब एज का मतलब मानना, क्या मानना, पार्कर को आपने 15 शेयर ये मानते हुए दे दिए एज फुली पेड अप कि पार्कर ने आपको फुल पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया, दैट मींस पूरी की पूरी फेस वैल्यू को उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। जबकि मान तो लोगे आप 10 रुपीज पूरे पे कर दिए, बट आपने उसको दिए कितने, 6 रुपीज पर शेयर। तो 10 रुपए का शेयर था, आपने पार्कर को 10 रुपए वाला शेयर 6 रुपए में ही क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया, और ये उसको बोल दिया कि पार्कर हम ये मानते हैं कि आपने हमें पूरा 10 रुपीज का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि हमने शेयर रीइश्यू किए एट डिस्काउंट। अब बोलेंगे सर डिस्काउंट पे तो हम इशू कर नहीं सकते, रीइश्यू बिल्कुल हो सकता है, और एक्चुअल में वो डिस्काउंट नहीं है। कंपनी के पास ऑलरेडी जॉन का कुछ ना कुछ अमाउंट आया हुआ है। जॉन ने कितना अमाउंट पे किया था, 5 रुपीज पर शेयर दिया था। आपसे कई बार थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो रीइश्यू पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है जितना आपने फोरफीड करते वक्त अमाउंट फोरफीड किया था। तो दैट मीन्स आपने जॉन का पर शेयर कितना अमाउंट फोरफीड किया था, 5 रुपए आपने उसके रख लिए थे अपने पास, रिटर्न नहीं करता। तो जब आप इन शेयर को वापस से रीइश्यू करोगे तो आप मैक्सिमम 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम 5 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है, 5 का डिस्काउंट दे सकते हो, दैट मीन्स आपको मिनिमम 5 में तो बेचना ही पड़ेगा। अभी तो यहाँ कितने में सेल आउट करें, तो 6 में बेच, ठीक है। तो 1 रुपए अभी भी कंपनी को प्रॉफिट है, और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। चलिए ठीक है, थ्योरेटिकली बात होगी। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना बचेगा, तो शेयर फॉरफीचर में बैलेंस उन्हीं शेयर्स का बचेगा जो रीइश्यू नहीं हुए। क्यों, क्योंकि जो फॉरफिट होके रीइश्यू हो गए उनका फॉरफीचर का अमाउंट या तो डिस्काउंट देने में चला गया, जैसे कि अभी आपने 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, और अगर कोई फायदा हुआ है तो वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो जाहिर सी बात है, जो फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो कौन से शेयर्स का बचेगा, जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए। तो कितने शेयर इश्यू नहीं हुए, 20 शेयर में से 15 शेयर आपने क्या कर दिए थे, रीइश्यू कर दिए थे, दैट मींस आपने 5 शेयर अभी तक रीइश्यू नहीं किए। इसका आंसर बहुत डायरेक्टली अभी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने की कुछ खास जरूरत है ही नहीं। अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना होता तो देखो मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपका टॉपिक पढ़ा हुआ तो आपको समझ में भी आए। पर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट कितना था पर शेयर, तो 5 रुपए पर शेयर क्या था, फॉरफिटेड। अब आपने कितने शेयर रीइश्यू नहीं किए, तो आपके 20 में से 15 शेयर इश्यू हो चुके हैं, तो अभी भी आपके 5 शेयर क्या है, रीइश्यू नहीं हुआ, तो 5 शेयर अभी भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि इन शेयर पे फोरफिट कितना किया था, तो अमाउंट फोरफिटेड ऑन 5 शेयर, इन बचे हुए 5 शेयर पे कितना अमाउंट आपका फोरफिट था, तो एक शेयर पर मेरा 5 रुपए फोरफिटेड था, तो 5 शेयर पे मेरा कितना होगा, 25 रुपीज फोरफिटेड। तो 25 अभी एज इट इज है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ₹25। ठीक है।
थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे तो एक बार डिटेल में भी ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फोरफिटेड शेयर्स कितने बताए हैं? फोरफिटेड शेयर है आपके 20 शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर वो है 8 ईच। पेड अप कैपिटल कितना है? उसने उसमें से पे कितना कर दिया? 5 ईच। तो अनपेड अप कैपिटल कितना है? 3 रुपीज ईच उसने पे नहीं किया। अब जिन लोगों को फोर फीचर की एंट्री आती है, फोर फीचर की एंट्री कैसे बनती है? शेयर कैपिटल कैंसिल आउट हो जाता है। आपने जब इशू किया था तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाता था। लाइक जब आपने एप्लीकेशन का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर किया, एंट्री बनाई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल क्रेडिट किया। अलॉटमेंट ड्यू किया था तो एंट्री बनी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री बन गई शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल क्या कर दिया आपने? क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट कर दिया। सेकंड कॉल पे शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। आप कैपिटल क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब फोरफिट करते हैं तो उस कैपिटल को आपको कैंसिल करना होता है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। कितने अमाउंट से? आप 20 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। क्या कैपिटल अकाउंट पूरे 10 रुपए से ओपन हो चुका था? जी नहीं, क्योंकि अभी कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 8 है। तो 8 है तो 8 से ओपन हुआ था। आप 8 से क्या कर देंगे? उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो गया आपका कितना? 160। ठीक है। 2 कॉल्स इन अरियर। कितना अमाउंट आना बाकी है? तो कॉल्स इन अरियर है आपका 20 इंटू 3 रुपए उसने पे नहीं किया था, 60 रुपीज। देन जितना उसने पे किया था वो कंपनी फोरफिट कर ली। तो फोरफिट कर लिया था 20 इंटू 500। ये आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। ये हो गई शेयर फोरफिचर की एंट्री। तो मैं एंट्री के थ्रू आपको बनानी नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमारा आंसर 25 था, तो कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं कंसेप्ट बताने के लिए इसको स्ट्रेच करूं। ठीक है, तो शेयर फोर फीचर में अभी मेरे से कोई बैलेंस पूछेगा तो मेरा जवाब होगा 100 रुपीज। ये हो गई पहली एंट्री फोर फीचर की। देन आपने क्या किया? रीइशू किया। रीइशू किया तो एंट्री अमाउंट आ रहा है आपके पास, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या आप सारे शेयर इशू करें? बिल्कुल नहीं। उसमें से अभी आप सिर्फ 15 शेयर इशू करें। 15 शेयर। रीइशू प्राइस कितनी थी? क्वेश्चन में देख लीजिए, 4 रुपीज 6 पर शेयर। 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपने क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। 15 6 90, 90 रुपीज। अब एज फुली पेड अप टर्म यूज दी गई। 10 रुपए का शेयर था, आपने ये मानते हुए 6 रुपए में रीइशू कर दिया कि सामने वाली पार्टी ने पूरा पेमेंट कर दिया, दैट मींस आप 4 रुपए का डिस्काउंट थे। लेकिन डिस्काउंट कौन सा आप अपनी जेब से दे? आपने पर शेयर कितना फोरफिट किया था? 5 रुपए ऑलरेडी फोरफिट करके बैठे हुए जॉब। उसमें से अगर आपको 4 रुपए का डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, और किसको देना पड़ रहा है? क्या नाम है उसका? पार्कर। तो पार्कर को 4 रुपए का डिस्काउंट दे भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंट्री शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 15 इंटू 1, ये हो गया आपका। हाँ, डिस्काउंट आपने कितने का दिया? शायद 4 रुपए का दिया ना। तो 15 इंटू 4, 60 रुपीज का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। और देन अगेन ये शेयर कैपिटल आपकी इशू हो गई, इसलिए शेयर कैपिटल 15 शेयर फुली पेड अप मानते हुए दिया है। ये हो गया 150। ये हो गई इशू की एंट्री। अब हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है जो प्रॉफिट। तो कुछ लोग बोलेंगे शायद सर देखो 100 रुपए आपने हमने फोरफिट किए थे, 100 रुपए का फायदा था, 60 रुपीज हमने क्या कर दिया? 60 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 40 रुपीज हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 100 रुपीज आपने फोरफिट किया था ये 20 शेयर पे किया, और अभी आपके रेशियो कितने हुए? सिर्फ 15 शेयर। अभी आपको 5 शेयर और रेशियो करने हैं, और वो कब होंगे और कितने में होंगे आपको नहीं पता। तो उन 5 शेयर का पैसा अभी भी शेयर फोर फीचर में बैलेंस है। तो क्या करना पड़ता है? हमें पता लगाना पड़ता है कि हमने 15 शेयर पे कितना फोरफिट किया था। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कंप्लीट बता दूं। आपने 100 रुपीज फोरफिट किए टोटल। कितने शेयर पे फोरफिट किए थे? 20। ये डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा 5 रुपए पर शेयर, और वो आपको डायरेक्टली भी पता चलेगा क्योंकि उसने 5 रुपए पे किए थे जॉब। तो 5 रुपए आप फोरफिट करोगे, लेकिन आप टोटल फोरफिटेड को
नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड से डिवाइड कर देंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट पर शेयर आपने फोरफिट किया था। रेशियो कितने हुए 15, ठीक है। 75 रुपीज आपने क्या किए थे, फोरफिट किए थे ऑन 15 शेयर, 15 शेयर के, ठीक है। 75 फोरफिट किए थे, उसमें से आपने देखो 60 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 60 रुपए का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया किसके ऊपर, ऑन री इशू, जब आपने री इशू किया, ठीक है जी। दैट मीन्स 15 रुपीज आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और ये 15 रुपीज कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो अगर हमें एंट्री बनानी होती कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट जिसमें 100 रुपए पड़े थे, उसमें से 60 रुपए आप ऑलरेडी कैंसिल आउट कर चुके हो डिस्काउंट के नाम से, अभी भी उसमें 40 रुपीज पेंडिंग है, 40 रुपीज का बैलेंस है। उस 40 में से आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना ट्रांसफर करना है, 15 रुपीज। तो बैलेंस, अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, लेकिन उसने क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि शेयर फोरफिचर में बैलेंस कितना है। तो शेयर फोरफिचर में टोटल था 100 रुपए, फर्स्ट एंट्री में देख सकते हैं। उसमें से 60 रुपीज का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। उसमें से 15 रुपीज आपने क्या कर दिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बच गया 25। और ये मैंने आपको डायरेक्ट निकालना भी बताया कि 5 शेयर आपके अभी भी अनइशूड है, इशू नहीं हुए हैं, और पर शेयर आपने 5 रुपीज फोरफिट किए थे, तो अमाउंट डायरेक्ट भी आ सकता था 25। तो इतना लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी था। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ये थर्ड का आंसर हो गया 25 रुपीज पर शेयर। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड। एक कंपनी है न्यू फाउंड लिमिटेड, उसने क्या किया है, टुक ओवर कर लिया। क्या टुक ओवर कर लिया भाई, उसने उसने ले लिया है बिजनेस ओल्ड लैंड लिमिटेड का, ठीक है जी। एंड पेड फॉर इट बाय इशू 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज नहीं, 30,000 इक्विटी शेयर दिए ऑफ ₹100 ईच एट पार। ये आपका एक टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन का। जब आपने क्या किया है, किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करें, तो उस वेंडर को जिससे आपने परचेज किया उसको आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप चेक से कर सकते हैं, आप शेयर इशू करके कर सकते हैं, शेयर में भी आप इक्विटी शेयर दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं, वो शेयर आप एट पार दे सकते हैं, एट प्रीमियम दे सकते हैं, आप डिबेंचर्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो चेक के थ्रू, कैश के थ्रू भी पेमेंट क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हमें इस क्वेश्चन में क्या बता दिया कि हमने कैसे कैसे पेमेंट किया। तो बोला उन्होंने 30,000 तो इक्विटी शेयर दे दिए 100 ईच के एट पार, अलॉन्ग विद 6% प्रेफरेंस शेयर भी दे दिए 1 करोड़ के एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है जी, ये भी ठीक है। एंड अ चेक ऑफ ₹8 लाख, और 8 लाख रुपए का क्या दे दिया हमने उनको, चेक दे दिया। व्हाट वाज द टोटल एग्रीड परचेज कंसिडरेशन पेबल टू ओल्ड लैंड लिमिटेड। टोटल परचेज कंसिडरेशन हमें उनको कितना पे करना था। वैसे तो आप यहाँ से इनका टोटल ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट का समझ लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कंसेप्ट वाइज भी बता दूंगा। क्या दिया आपने, 30,000 शेयर्स दे दी, एक कितने का है, 100 रुपीज का, कितना अमाउंट हो गया ये, 30 लाख रुपीज, तो सीधे सीधे ये हो गया, ठीक है। फिर उसने, ये तो हो गया आपके इक्विटी शेयर, फिर आपने क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिए। कितने प्रेफरेंस शेयर दिए, तो प्रेफरेंस शेयर इन्होंने अमाउंट वाइज ही दे रखा है 1 करोड़ रुपीज की। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने 1 करोड़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू उसको पेमेंट किया, ठीक है। अच्छा, जो इशू किया वो एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। 1 करोड़ का 5% कितना हो गया, 5 लाख, ये भी हो गया, ठीक है। एंड आपने चेक के थ्रू भी पेमेंट किया है, कितना, 8 लाख रुपीज का। इन सब का टोटल ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 38 लाख, 38 प्लस 5 होता है 43, तो 1 करोड़ 43 लाख, ये आपका क्या है, परचेज कंसिडरेशन।
आंसर हो जाएगा इसका बी, 1,43,00,000। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना आंसर, लेकिन आपको जिन्होंने कंसेप्ट नहीं सीखा हुआ है वो समझिए। सबसे पहली एंट्री आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज वाइज मैं आपको टॉपिक भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एसेट परचेज की होगी, तो एंट्री, पहली एंट्री जो बनती है वो बनती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू वेंडर, और वेंडर का नाम है शायद ओल्ड लैंड लिमिटेड, ओल्ड लैंड लिमिटेड। अब इसका अमाउंट आपको नहीं पता, हमें नहीं पता वो एसेट कितने की है, और ये ओल्ड लैंड लिमिटेड जो हमारी लाइबिलिटी है उसे कितना पे करना है। ठीक है, सेकेंड एंट्री जब आप पेमेंट करेंगे तो ओल्ड लैंड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट नहीं पता, लाइबिलिटी को खत्म करना है। ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं आप, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका अमाउंट आपको पता है कितना है, 30 लाख रुपीज। फिर आप क्या दे रहे हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हैं, कितने के, 1 करोड़ के। ठीक है, शेयर आपने इशू किया है प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, 5% प्रीमियम के ऊपर, प्रीमियम आपको याद होगा एसपीआर में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आता है। ये चला गया 5 लाख। देन आपने चेक से भी पेमेंट किया है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, कितना पेमेंट किया है, 8 लाख। तो ओल्ड लैंड लिमिटेड कितने से डेबिट होगा, इन सबके टोटल से डेबिट हो जाएगा 1,43,00,000। यही आपका क्या है, परचेज कंसिडरेशन। तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट भी आप निकाल सकते हैं, 1.43 CR, 1.43 CR। आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन पूछा था, हम डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझाने के लिए मेरे को थोड़ा डिटेल में जाना होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ए एंड बी, रेशियो आप लोगों को गिवन है 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर। ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब सी एडमिट हुआ है ये हमें पता है, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये बता दिया उन्होंने, ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, जितना भी उसका शेयर होगा उसका 1/4 जो है फ्रॉम ए एंड बी, तो उसने किससे लिया है, ए एंड बी से लिया है। gives B gives 3/16 from his share to C. What is the share of C? इजीली समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, थोड़े एफर्ट देने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो आपको बताया गया है कि दो पार्टनर है। कौन कौन है वो, ए एंड बी। रेशियो कितने थे, 3:2। सी एंटर हो रहा है, कितने शेयर के लिए नहीं पता, लेकिन जितने भी शेयर के लिए आ रहा है उसका 1/4 फ्रॉम ए, 1/4 शेयर उसने किससे लिया, ए से। तो क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसने बी से कितना शेयर लिया होगा, 1/4 फ्रॉम ए बोल दिया। सपोज इसको हम परसेंटेज में बात करते हैं। सी जितने भी शेयर के लिए आ रहा है, सपोज वो आ रहा है 100 रुपीज, तो उसने बोल दिया कि 100 रुपीज में से मैं 25% ए से लेने वाला। अगर 100 में से 25% वो ए से लेने वाला है, तो बी से कितना परसेंट लेने वाला है, 75। तो यहाँ पे भी तो आपको पता है ना कि वो ए से कितना ले रहा है, 1/4। फ्रैक्शन कितने में कैलकुलेट होता है, फ्रैक्शन 1 पे कैलकुलेट होता है। तो अगर 1 में से 1/4 कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम लेना आता है आप लोगों को। 1 माइनस 1/4 करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 4। 1 का 4 में जाता है, 4 टाइम्स 4 इंटू 1 करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस
4 का 4 में जाएगा 1 टाइम, 1 इंटू 1 किया 1, तो ये हो गया आपका कितना 3/4। तो 1/4 अगर ए दे रहा है तो दैट मीन्स बी कितना दे रहा है 3/4। ठीक है, चलिए अब आगे आपको उन्होंने हिंट दे दिया, बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। सी को कितना दे रहा है 3/16। अब जाहिर सी बात है बी कितना 3/4 देने वाला है, और वो 3/4 की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में आपको खुद ने दे दी 3/16। तो अगर आपको पूरा शेयर फाइंड आउट करना है, थ्री फोर्थ जो है वो इक्वल्स टू कितना है 3/16 है। तो वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, पूरा निकालने के लिए इधर लेके आओ और रिवर्स कर दो, ये हो गया 4/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स हमें समझ में आ गया कि वो फर्म में कितने शेयर के लिए एंटर ले रहा है 1/4 शेयर। तो ए और बी पार्टनर थे, रेशो था शायद उनका 3/2, ऐसे ही था, एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 3/2 था। ए बी पार्टनर थे, रेशो था 3/2। सी एंटर हो रहा है कितने के लिए हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमने पता लगा लिया। दैट मीन्स वो आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि सी इस 1/4 का 1/4 तो ए से लेगा, ए से कितना लेने वाला है 1/4 का 1/4 लेने वाला है। तो 1/4 का 1/4 कितना हो गया आपका 1/16। 1/16 वो किससे लेने वाला है ए से। बी से कितना लेने वाला है, ये हम अपने आंसर को क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो 1/4 का 3/4 वो किससे लेने वाला है बी से। तो 1/4 का 3/4 निकाल के देख लो 3/16। यही तो आपको क्वेश्चन ने बताया था कि बी कितना दे रहा है उसको 3/16। तो ये हमने कैसे समझा कि वो 1/4 शेयर के लिए एंटर हो रहा है। तो अगर वो फर्म में बी से 3/4 शेयर जो कि इक्वल टू है 3/16, तो उसका पूरा शेयर निकालने के लिए हमने क्या कर दिया 4/3 या 1/4। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ए 1/4 के लिए। ठीक है, व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इज 1/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम अपने पार्ट फर्स्ट के सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पे। 36 क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है। कृष्ण लिमिटेड इशूड कैपिटल ऑफ रुपीज नहीं अगेन कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 20 लाख इक्विटी शेयर है, 10 ईच का है, यानी कि अगर मेरे से कोई पूछता इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल हो जाती है 2 करोड़ रुपीज। कैसे 20 लाख इंटू 10 किया 2 करोड़ आ जाएगा। ठीक, टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड। अब देखो आपकी होती है तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है वो तो होगी आपकी ऑथराइज कैपिटल। देन उसके बाद उस ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी ने इशू कितने कर दिए वो होती है इशू कैपिटल। इशू कैपिटल में से सब्सक्राइब कितने हो गए उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है टिल डेट अभी कंपनी ने 8 रुपीज ही कॉल किए हैं, दैट मींस ये फुली पेड अप हो ही नहीं सकते। जब कंपनी ने ही 8 मांगे हैं तो पब्लिक ने भी 8 पे किया होगा। तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ठीक है, एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव, सारा अमाउंट रिसीव हो गया। अब कितना होना चाहिए था, तो 20 लाख शेयर के ऊपर 20 लाख शेयर के ऊपर आपके पास 8 रुपए के हिसाब से कलेक्शन होना चाहिए था। तो 20 लाख इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाता है कुछ 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन हो जाना चाहिए था आपके पास। ठीक है, बट इन्होंने बोला है एंड द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट, सारा अमाउंट आ चुका है। यानी कि एक बार के लिए अगर इतना ही बोला होता सारा अमाउंट आ चुका तो हम बोलते 1 करोड़ 60 लाख रुपए आ चुका, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट लगा दिया। एक्सेप्ट कॉल्स, कॉल्स नहीं है ये 4 रुपीज पर शेयर ऑन 800 शेयर। कोई एक शेयर होल्डर होगा, कोई एक शेयर होल्डर होगा, उसके पास कितने शेयर होंगे 800 शेयर होंगे। उसने क्या पे नहीं किया
₹4 की कॉल्स पे का पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो जब कोई शेयर होल्डर पे नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो कितना कॉल्स इन अरियर होगा, आप 800 into 4 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दैट मींस ₹3200 उसने पे नहीं किया। एंड ₹3 पर शेयर फ्रॉम अनदर होल्डर, एक और शेयर होल्डर है, उसने ₹3 की कॉल का पेमेंट नहीं किया और उसके पास कितने शेयर है, 500 शेयर। आपसे पूछा है व्हाट विल बी अमाउंट अपीयरिंग एज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल मेरे से कोई पूछता तो मेरा जवाब होता कि 20 लाख शेयर है, ₹8 कॉल्ड अप है, आना चाहिए था 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन होना चाहिए था। उसमें से जो नहीं आया उसको हटा दो, और जो नहीं आया उससे आप क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। अब कॉल्स इन अरियर कितना होगा, तो कॉल्स इन अरियर के लिए आप क्या करेंगे, एक तो पहला शेयर होल्डर, ये फर्स्ट शेयर होल्डर, उसने कितना अमाउंट पे नहीं किया, उसके पास 800 शेयर थे, 800 शेयर थे, और उसने ₹4 की कॉल का पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स उसने 3200 का क्या नहीं किया, पेमेंट। ऐसे ही सेकंड शेयर होल्डर था, उसके पास 500 शेयर थे, उसने ₹3 की कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, ये हो गया आपका 1500। टोटल पेमेंट कितना नहीं आया, तो 3200 प्लस 1500 होता है आपका 4700। तो अगर आप इसमें से 4700 रुपीज हटा दो, 1 करोड़ 60 लाख में से 4700 रुपीज अगर आपने हटा दिया, तो 160 में से 4700 जाएगा तो ये बचेगा 1 करोड़ 59 लाख तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 करोड़ 59 लाख 95,300। ये आप कहाँ शो करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आई थिंक सो समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट का सेक्शन बी भी कंप्लीट। अगेन इसमें 19 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन थे, 19 से लेकर अगर 36 तक के क्वेश्चन थे आपके, तो आपको अटेम्प्ट कितने करने थे, 18 क्वेश्चन थे, 15 अटेम्प्ट करने थे, आपकी चॉइस आप कौन सा अटेम्प्ट, ठीक है। थोड़ा जल्दी में हम ये भी ले लेते हैं ताकि ज्यादा लेक्चर लेंदी ना हो। पार्ट फर्स्ट का सेक्शन सी, इसमें किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है आपका देख लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 टू 41, 37 टू 41 टोटल हो जाते हैं ये 37 टू 41, 3 और 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो क्या बोल रहा है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, 5 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आपको 4 क्वेश्चन, ठीक है जी, देखते हैं। Question number 37 and 38 are based on hypothetical situation given. आपको एक सिचुएशन बना के दे दी है और देन उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, अपना आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ब्राइट स्टार लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ब्राइट स्टार कंपनी है, वो क्या कर रही है, हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है, ठीक है। कंसिडरिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई ग्रोथ, अब जाहिर सी बात है आजकल ऐसे इक्विपमेंट की बहुत डिमांड है, तो इनको पता है बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस सेगमेंट में। इन दिस सेगमेंट द कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्सपेंड एंड फॉर दिस पर्पस, अब इनको पता है कि भाई आगे जाके बहुत ग्रोथ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तो अपने बिजनेस को इनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए फंड्स चाहिए, फंड्स के लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, फॉर दिस पर्पस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इज रिक्वायर्ड, 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट और है। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, कि 50 करोड़ का 20%, 50 करोड़ का 20% निकालेंगे, 50 का 10% होता है आपका 5 करोड़, तो 20% हो जाएगा 10 करोड़। 50 में से 10 करोड़ वुड बी फाइनेंस बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट्स, तो भाई 10 करोड़ तो हम लॉन्ग टर्म की डेट्स दे देंगे। अब वो डेट्स कैसे ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप डिबेंचर इशू करके पब्लिक से लोन ले सकते हैं। बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बैलेंस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, बाकी 40 करोड़ की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या इशू करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है। 50 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ में से 20% डेट से लेना है, यानी कि बोरोइंग करनी है, दैट मींस 10 करोड़, और 40 करोड़ आपको कैसे अरेंज करना है, तो 40 करोड़ के लिए आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे। As per memorandum of association of the company, the face value of equity share is 100 each. शेयर जो आप इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज का एक शेयर, ठीक है। Also considering the market standing of the company,
दी शेयर वुड बी इशूड एट ए प्रीमियम। अब कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये शेयर एट ए प्रीमियम इशू करेंगे। एट ए प्रीमियम इशू करेंगे, 100 रुपए का शेयर है, 25% ज्यादा पे, यानी कि 100 का 25% हो गया 25 यानी ये 125 में अपने इक्विटी शेयर इशू करेगा। डन। Debtor decided to issue sufficient share to correct the desired amount including premium। अब ये क्वेश्चन यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट, डेटर्स ने क्या डिसाइड किया है? टू इशू सफिशिएंट शेयर। नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया कितने इशू करेंगे, ये बोले सफिशिएंट शेयर इशू करेंगे टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। डिजायर्ड अमाउंट कितना है? शेयर के थ्रू आपको कितना अमाउंट कलेक्ट करना, और साथ साथ बोले इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम अलग नहीं, प्रीमियम वगैरह सब मिलाकर आप कितने शेयर इशू करेंगे। तो यहां से हमें लॉजिकली समझना होगा हमारी जरूरत कितनी है। हमें चाहिए 40 करोड़, ठीक है। गड़बड़ी 40 लाख ही कर दिया अपन ने इसको। हाँ, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़ रुपीस आपको चाहिए, 40 करोड़ रुपीस आपको चाहिए, और उसके बदले में आप क्या इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर कितने का है? 100 का है, और 100 का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हैं? 25 प्रीमियम पे। तो दैट मीन्स 125। अब इन्होंने क्लियर कर दिया कि सफिशिएंट शेयर इशू करने टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। डिजायर्ड अमाउंट 40 करोड़, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम मिलाते हुए हमें टोटल 40, ना तो 1 रुपए ज्यादा आना चाहिए ना 1 रुपए कम। ये नहीं बोल रहे कि 40 करोड़ आपको कैपिटल का चाहिए, इन्होंने बोला कलेक्शन 40 करोड़ का होना चाहिए, इसमें आपका प्रीमियम भी शामिल। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो मेरे को पता है 40 करोड़ चाहिए, 100 वाला मैं 125 में दे रहा हूँ, 125 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 से कट करते हैं पहले तो। ठीक है, फिर 5 से अगर हमने कट किया, ठीक है, और देन फिर अगर मैंने इसको 5 से कट किया, डन, ये हो गया 32 लाख। यानी मुझे 32 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर 32 लाख से कलेक्शन कितना हो रहा है, हमें क्रॉस चेक करके बताओ। 32 लाख पे 100 रुपीज का शेयर है, 32 करोड़ तो मेरे पास किसका आ जाएगा? कैपिटल का। और 32 लाख शेयर जब मैं इशू करूंगा, तो 25 रुपए मेरे पास किस बात के आ रहे हैं? 25 रुपए मेरे पास प्रीमियम के आ रहे हैं। तो 32 करोड़ 32 लाख इंटू 25 करोगे तो 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये भी हो जाएगा। हो गया आपका टोटल 40 करोड़। ठीक है जी, देखते हैं। द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड टू पब्लिक। प्रोस्पेक्टस क्या किया है? इशू किया पब्लिक को, एंड द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर। जितने भी आपने शेयर इशू किए थे, जितने भी शेयर के लिए आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उससे 2 लाख शेयर की ज्यादा डिमांड है। अब कितने शेयर के लिए इशू किया था वो आपको निकालना पड़ा है, ये आपने निकाल दिया। यहाँ पर 32 लाख शेयर्स आपने इशू किए थे, तो आपके पास डिमांड कितने की आ गई? 32 लाख की आई, प्लस 2 लाख रुपए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 2 लाख शेयर का, तो टोटल हो गया 34 लाख, which was which were issued letter of regret। अब जितने का एक्स्ट्रा डिमांड आ गया उनको क्या करेंगे? देने के लिए शेयर्स है नहीं हमारे पास, 32 लाख, हम 32 लाख ही मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। तो उन 2 लाख को इन्होंने क्या बोला? लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया, सॉरी बोला कि हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं इस बार, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। Answer the below mentioned question considering that the entire amount was payable on application। सारा का सारा अमाउंट कहाँ पे करना था? ऑन एप्लीकेशन, यानी कि आपका शेयर आपने 125 पे थे, इस बार कोई अलॉटमेंट, कोई फर्स्ट कॉल, कोई सेकंड कॉल नहीं है, पूरा अमाउंट आपका 125 रुपीज किस पे आने वाला है? एप्लीकेशन पे। तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे 37 में, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? एप्लीकेशन के ऊपर आपको टोटल कितना कलेक्शन हुआ होगा? तो इसका आंसर निकालने के लिए
डिमांड कितने की है ये आपके पास? 34 लाख शेयर के, 32 आपने इशू किए थे, 2 लाख ओवर सब्सक्राइब हुए, और पूरा का पूरा अमाउंट आपने किस पे लिया है? एप्लीकेशन के ऊपर लिया। तो 34 लाख इंटू 125 जैसे ही आप करेंगे तो ये, अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैं अभी फिलहाल कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 34 लाख इंटू 125, ये जैसे ही कर रहे हैं तो ये आ रहा है कुछ 42 करोड़ 50 लाख। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन? 34 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। कैसे आ गई? हमने इशू 32 किए थे, 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा हो गए, 2 लाख शेयर्स की डिमांड एक्स्ट्रा आ गई, तो टोटल आ गया 34, 125 रुपीस पूरा ऑन एप्लीकेशन अपनी डिमांड किया। तो पहला क्वेश्चन है कि कितना अमाउंट कलेक्ट किया एप्लीकेशन पे? 42 लाख, 42 करोड़ 50 लाख रुपीस का कलेक्शन आपने एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट के पूछ रहा है 38, हाउ मेनी इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड? कितने शेयर्स उन्होंने ऑफर किए थे? इशू कितने किए थे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 32 लाख शेयर हमने इशू किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है आपका डन। नेक्स्ट अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो 38 भी हो गया। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41 आर बेस्ड ऑन दी हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। इसमें भी आपको एक सिचुएशन बना के देंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके। ऑन 1 सितंबर 2020, 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फर्म। 20 स्टूडेंट किसी एक कॉलेज के हैं, मॉडर्न कॉलेज के, उन्होंने क्या स्टार्ट किया? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ बी सेफ के नाम से, फॉर सेलिंग सैनिटाइजर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर सेल कर रहे हैं ऑन डिजिटल मोड। ठीक है, सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स, अब क्योंकि ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ऑफ ईच अदर, दे वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस। इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, अच्छे फ्रेंड्स थे, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड टू इन्वेस्ट, हर एक ने 15,000 रुपीज क्या किया? इन्वेस्ट किया एज अ कैपिटल। 15,000 रुपए हर एक पार्टनर ने लगा दिया, 20 पार्टनर। द बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 21। देखो स्टार्ट कब हुआ है? 1 सितंबर 2020 को हुआ है। जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल का वेट करोगे तभी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो, अगर मेरे से पूछेगा कि इन्होंने बिजनेस कितने महीने रन किए, तो हम काउंट करेंगे फ्रॉम 1 सितंबर 20 से 31 मार्च 2020। सितंबर से मार्च काउंट कीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हो गए, और 3 महीने मार्च के हो गए आपके, अप्रैल सॉरी जैन, फेब और मार्च, 3 महीने वहां हो गए। तो टोटल 7 मंथ्स आपका क्या हुआ है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में? ये बिजनेस रन हुआ है 7। ठीक है, बुक्स क्लोज हो गई 31 मार्च 21 को। ऑन विच डेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दैम, उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन? ठीक है, देखते हैं। सेल ऑफ सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर इन्होंने सेल किए हैं वो किए 1,20,000 रुपीज, ये हो गई इनकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो इन्होंने सैनिटाइजर सेल किए उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000 रुपीज। यहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपने 11 में पढ़ा होगा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला, वो प्रॉफिट था आपका, ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो क्या करते हैं हम? नेट सेल्स में से COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हटा दो। ठीक है, तो 1,20,000 रुपीज की मेरी नेट सेल थी, उसमें से अगर मैं COGS हटा दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हो जाएगा 50,000, हटा दिया, मेरा GP ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है अराउंड 70,000, 70,000 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। आगे बोला है टोटल रेमुनेशन टू पार्टनर 2,000 पर मंथ। टोटल रेमुनेशन, ये हर एक पार्टनर को 2,000 पर मंथ नहीं देना है, हर एक पार्टनर को 2,000 रुपए पर मंथ देते। 7 महीने फॉर्म कंटिन्यू है, 2,000 into 7 करते, 14,000 एक पार्टनर को देते, 14,000। तो टोटल 7 महीने में 20 पार्टनर को, एक पार्टनर को अगर 7 महीने में आपने 14,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो 20 पार्टनर के लिए 14,000 into 20 करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा फिगर हो जाता है, आपने तो सिर्फ 1,20,000 रुपए का सेल किया। तो इन्होंने बहुत क्लियर हो गया, टोटल रेमुनेशन है ये पार्टनर, सभी पार्टनर का टोटल रेमुनेशन मंथली है 2,000। तो एक महीने में अगर 2,000 रुपए है तो 7 मंथ्स में टोटल कितना हो जाएगा? 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए टोटल रेमुनेशन निकाला है। अब पार्टनर का जो रेमुनेशन होता है वो चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? वो चार्ज होता है या अप्रोप्रिएशन होता है? तो होता है अप्रोप्रिएशन।
प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लॉस के केस में देते ही नहीं। ठीक है। अगला आ रहा है रेंट टू ए पार्टनर। एक पार्टनर ने शायद अपना ही जगह उनको एज ए ऑफिस यूज देने के लिए दिया हो, तो इसके ऊपर उसको रेंट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये रेंट हो गया आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंसेस जो हर हालत में आपको पे करना है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जाते हैं पीएनएल और एप्रोप्रिएशन जाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो रेंट कितना पे करना है? 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से तो 7 मंथ्स में टोटल उसका रेंट बनता है 7000 रुपीज। ये है एप्रोप्रिएशन और ये है चार्ज, ये आपको कंपलसरी है पे करना। ठीक है। फिर देन बोल रहा है मैनेजर को कमीशन। मैनेजर आउटसाइडर है, उसे भी कमीशन देना है 5000 रुपीज का, ये भी आपके लिए क्या हो गया? चार्ज हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 9000 रुपीज का, और आपने एक एफडी कराया, लेकिन एफडी आपने कब कराया? अभी करंट ईयर के एंड में कराया, 31 मार्च 2021 को कराया 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपए का। तो इस बार तो उसके ऊपर कोई कमाई नहीं होने वाली, क्योंकि लास्ट डेट पे तो आपने एफडी कराया, नहीं आने वाला कुछ भी। ठीक है। तो देखो अभी तक मेरा जीपी कितना आ गया था? मेरा जीपी आ चुका था अभी तक 70,000 रुपीज। ठीक है। अब जीपी में से मैं जैसे ही, अब ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे? तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है कौन से पीएनएल अकाउंट से? पीएनएल अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर होता है? नेट प्रॉफिट। तो कितना नेट प्रॉफिट आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? तो कितना ट्रांसफर करेंगे देखते हैं। आपका जीपी तो आ चुका था 70,000 रुपीज, जीपी आ चुका है 70,000। अब इसमें से जो भी एक्सपेंसेस हैं, अब वो एक्सपेंसेस कौन से? चार्जेस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो अगर आप इसमें से हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एनपी आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ये हो चुका है 70,000। बिल्कुल ठीक है। अब एक्सपेंस में मैं कौन सा एक्सपेंस हटाऊं? देखो एक्सपेंस में पहला दे रखा है रेवोल्यूशन, ये तो एप्रोप्रिएशन होता है, छोड़। रेंट टू ए पार्टनर, रेंट पे करना पड़ेगा कंपलसरी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, 7000 रुपीज लेस कर देंगे। फिर मैनेजर को कमीशन, बिल्कुल मैनेजर को कमीशन भी चार्ज है, उसको भी देना पड़ेगा आपको कितना? 5000 रुपीज। ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसका कुछ नहीं करना, एफडी है उसका कुछ नहीं करना। तो 70 में से अगर मैं ये 7 + 5 होता है 12,000, 70 में से 12,000 उड़ा दीजिए, कुछ बचता है 58,000। ये हो गया आपका एनपी, नेट प्रॉफिट। और ये यही पूछ रहे थे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, आंसर हो जाएगा आपका 58,000 रुपीज। 58,000 रुपीज। इजी है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 40th, on 31st March 2021 remuneration to partners will be provided to the partners of be safe but only out of। अगर उनको रेमुनेशन देना है तो रेमुनेशन कब दिया जा सकता है? जब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, लॉस के केस में देंगे नहीं, क्योंकि क्या है? एप्रोप्रिएशन। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि आप उनको रेमुनेशन कहां से देंगे? बट ओनली आउट ऑफ, तो वो दिया जाता है प्रॉफिट ऑफ द फॉर द अकाउंटिंग ईयर, जो इस साल का प्रॉफिट होगा उसमें से। रिजर्व में से नहीं देंगे हम। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो आपने काफी सालों से इकट्ठे किए प्रॉफिट, वो एक तरीके से रिजर्व से होते हैं, उसमें से नहीं देंगे, गुडविल में से नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, एप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं करंट ईयर के प्रॉफिट से, उसी में से दे सकते। लास्ट एंड फाइनल 41, on 1st December 2020 one of the partner of the firm introduced additional capital। 1st of December को 20 पार्टनर में से किसी भी एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल दिया 30,000 एंड आल्सो एडवांस्ड लोन, और उसने लोन भी दिया 40,000 का टू द। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? पहले तो ये डिसाइड कीजिए, क्या इनके बीच में एग्रीमेंट था? नहीं था। नहीं था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, और एप्रोप्रिएशन अगर डीड साइलेंट होती है तो नहीं दिया। लेकिन अगर डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है या नहीं दिया जाता? बिल्कुल दिया जाता है। तो उसने कितने का लोन प्रोवाइड किया है? 40,000 का। उसके ऊपर आप उसे कितना परसेंट देंगे? तो जब डीड साइलेंट होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट है 6% पर एनम। आप 6% की रेट से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपलसरी देना। कितने महीने का देंगे? क्या उसने 1 अप्रैल को लोन प्रोवाइड किया था? नहीं, उसने 1 दिसंबर को प्रोवाइड किया था।
1 दिसंबर से 31 मार्च का टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए, ये होता है 4 मंथ शेयर, 4/12 ये आ रहा है कुछ 800 रुपीज। तो जो हम करंट ईयर में पे करेंगे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे वो आएगा 800। चलिए फाइनली जाके आपका पार्ट फर्स्ट के 3 सेक्शन थे, ए बी एंड सी, ए बी सी तीनों सेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। कितने कितने क्वेश्चन करने हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। ए में करने थे आपको 18 में से 15 क्वेश्चन, बी में करने थे 18 में से 15 और यहाँ करने थे 5 में से 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सब था आपका सिलेबस कहाँ से, पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, ये हो चुका है फिनिश। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट सेकंड, उसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पोस्टमार्टम का जो नेक्स्ट सीरीज जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो सेक्शन आपके ए पे रहेगा, पार्ट सेकंड के सेक्शन ए के। ठीक है, आई थिंक सो आपको बहुत सही से समझ में आ रहे होंगे। मैं सारे एक रीजन दे रहा हूँ आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन को डायरेक्टली से सिंपली सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं ये भी रीजन बता रहा हूँ कि वो टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से लेंथी बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं, इतना टाइम तो लगेगा इसमें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट सेकंड सेक्शन ए करवाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।